आखिर इंडियन स्मार्टफोन्स में ह्यूमन डीएनए का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा और एक ऐसा एजुकेशनल कोर्स जिसके बारे में जानने के बाद लिटरली आप भी शौक से एक झटके में ही खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि अब आखिर भारत में अजीब उड़ने वाले स्पेसक्राफ्ट अचानक से ही दिखना स्टार्ट क्यों हो गए हैं? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, क्या आपको पता है कि जब 11 अप्रैल साल 2016 को द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई सिस्टम को इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था, तब से लेकर आज तक ऑफिशियली एनपीसीआई की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लगभग 350 मिलियन यूजर्स डेली बेसिस पर यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली सिर्फ इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ इंडिया के अंदर ही हर महीने ऑन एन एवरेज 20 लाख करोड़ रुपए से लेकर 50 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस को किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्योंकि ये मेथड काफी ज्यादा इजी है तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि रिसेंटली यूपीआई का इस्तेमाल श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल और यहां तक कि हांगकांग में भी किया जा रहा है। बट द मेन पॉइंट इज दिस कि जहां एक तरफ हमारी इस सर्विस का इस्तेमाल हम सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है, तो दूसरी साइड एक्चुअल बेसिस पर ये सेफ है कितनी? एक्चुअली गाइस, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिवील किए गए ऑफिशियल डेटा के अनुसार साल 2020 से 21 के बीच इंडिया के अंदर लगभग 77,000 ऐसी कंप्लेंट को लॉन्च किया गया था जिसमें यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए लोगों से उनके पैसे को ठग लिया गया था, जिसके की बात साल 2021 और 2022 में ये आंकड़ा घटने की बजाय बढ़कर पहुंच गया 84,000। तो वहीं इंटरेस्टिंगली अब बात अगर साल 2022 और 23 की जाए तो ये आंकड़ा फिर से बढ़कर पहुंच चुका है 95,000। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये उम्मीद लगा रहे हैं कि साल 2024 के लास्ट तक इन तरीके की कंप्लेंट्स सिर्फ हमारे देश भारत में ही पहुंच जाएंगी 1 लाख से भी ज्यादा, जो फिगर अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा है। और सिर्फ इसी चीज को टैकल करने के लिए रिसेंटली द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई से एक बहुत बड़ा चेंज करने के लिए कहा है जो प्रैक्टिकल बेसिस पर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक्चुअली गाइस, एनपीसीआई के द्वारा कलेक्ट किए गए ऑफिशियल डेटा के अनुसार रिसेंट टाइम में यूपीआई का इस्तेमाल 95% उन फोन्स के अंदर किया जा रहा है जिसमें या तो कैमरा या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। अब अगर इस केस में अगर यूपीआई का पिन डालने के बाद फोन का कैमरा ऑन करके या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर से आपकी फिंगरप्रिंट को वेरीफाई करके ही पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर होगी, जिससे बाई चांस अगर कोई भी फ्रॉड इंसान आपका फोन चुरा भी लेता है या फिर हैक भी कर लेता है तब भी वो पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी भी हाल में बायोमेट्रिक से आपका फेस या फिर फिंगरप्रिंट को वेरीफाई कर ही नहीं पाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट यूपीआई से होने वाले फ्रॉड एक ही झटके में कम हो जाएंगे। वैसे क्या आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। गाइस, आज हमारी अर्थ पर एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनिशियल स्टेज पर हमारी अर्थ का एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 26 घंटों से भी ज्यादा लंबे समय का हुआ करता था। वेल, अब ऐसा मैं नहीं बल्कि रिसेंटली की गई एक ऑथेंटिक रिसर्च कहती है। एक्चुअली गाइस, रिसेंटली चाइना के चेंगडू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के जियोलॉजिस्ट ही हुआंग के अंडर अर्थ की स्पिन हिस्ट्री के ऊपर एक रिसर्च को कंडक्ट किया गया, जिसमें इन रिसर्चर्स को यह पता चला कि हमारी अर्थ का मून, जिसे इंडिया में मामा भी कहा जाता है, एक्चुअल बेसिस पर शुरुआती दौर में अर्थ की तबाही का सबसे बड़ा कारण वही था। एक्चुअली गाइस, प्रेजेंट टाइम में हमारा मून अर्थ से अप्रोक्सीमेटली 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर हमें ऑर्बिट करता है। हालांकि ये बात ध्यान रखिएगा कि क्योंकि इस ऑर्बिट की शेप इलिप्टिकल होती है तो ये डिस्टेंस नियरेस्ट पॉइंट पर और फार मोस्ट पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है। अब गाइस, इस रिसर्च का ये कहना है कि शुरुआती दौर में हमारा मून प्रेजेंट डेट में अर्थ से जितनी ज्यादा दूरी पर मौजूद है उससे भी 20,000 किलोमीटर और ज्यादा दूरी पर हमें ऑर्बिट किया करता था, जिसकी वजह से जैसे ही मून अपने पाथ पर आगे चलता था वो हमारी अर्थ की काइनेटिक एनर्जी को कम कर दिया करता था और एज अ रिजल्ट अर्थ के ऊपर एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि लगभग 26 घंटों का हुआ करता था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस रिसर्च से बात पूरी तरीके से जब क्लियर हुई कि हमारी अर्थ पर एक दिन 26 घंटों का हुआ करता था तो उससे एक बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि उस समय हमारी अर्थ पर ऑक्सीजनेशन इवेंट्स काफी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में हुआ करते थे। बेसिकली क्योंकि उस समय अर्थ की एक साइड 24 घंटों की बजाय 26 घंटे के दिन को फेस किया करती थी तो उससे बहुत से एरियाज में ऑक्सीजन का लेवल अनइवन हो जाया करता था, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी स्पीशीज जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं चाहकर भी उस समय अर्थ पर डेवलप हो ही नहीं सकती थी। लेकिन क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमारा मून हमारी अर्थ के पास आ गया तो रिसेंटली आज हम एक ऐसे बैलेंस टाइम पीरियड में जी रहे हैं जहां पर सारी ही चीजें हम इंसानों के सर्वाइवल के हिसाब से बैलेंस हो चुकी हैं। लेकिन यह कहना कि यह बैलेंस परमानेंटली ऐसे ही बना रहेगा
ऑनेस्टली ये सिर्फ एक बेवकूफी ही होगी, क्योंकि गाइस रिसेंटली बहुत सी स्टडीज ये बात को प्रूव कर चुकी हैं कि हमारा मून फिर से हर साल हमारी अर्थ से थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है। तो इन शॉर्ट हमारी अर्थ एस्ट्रॉइड के टकराने से, प्रलय आने से या फिर ग्लोबल वार्मिंग से खत्म होगी या फिर नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी ऑथेंटिक तरीके से आप ये तो कह ही सकते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ साइंटिफिकली अर्थ अपने एंड की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि अगर एक बार फिर से हमारा मून एक सर्टेन दूरी तक हमारी अर्थ से दूर हो गया तो हमारा क्लाइमेट चेंज, ऑक्सीजन लेवल्स और यहां तक कि हमारे प्लेनेट की स्टेबिलिटी भी पूरे ही तरीके से बदल जाएगी, जो ऑनेस्टली हम इंसानों के सर्वाइवल के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। गाइस नॉर्मली हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट से बेस्ट कोर्स करने के लिए भेजते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में उसका फ्यूचर सिक्योर और सेफ हो सके। और इसके बदले में अक्सर पेरेंट्स अपनी गुंजाइश के हिसाब से 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या फिर 50 लाख रुपए तक भी खर्च कर लेते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे विलेजेस भी मौजूद हैं जहां के पेरेंट्स अपने शहजादों को कुछ और नहीं बल्कि चोरी, डकैती, पिक पॉकेट या फिर अलग अलग तरीके के ऐसे अपराध सिखाने के लिए भेजते हैं जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते। एंड द मेजर कैच इज दिस कि इन तरीके के कोर्सेज को सिखाने के लिए पेरेंट्स बाकायदा अलग अलग गैंग्स के पास जाकर उन्हें 2 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए एज अ कोर्स फीस भी सबमिट करते हैं। एक्चुअली गाइस मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के कड़िया, गुलखेड़ी और हलखेड़ी विलेजेस की, जहां पर जैसे ही किसी भी कपल का शहजादा 12 से 13 साल का होता है वो लोग अलग अलग गैंग्स के पास जाकर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा गैंग उनके बच्चों को अच्छे लेवल पर इन तरीके की चीजें सिखा सकता है, जिसके की बाद 2 लाख या फिर 3 लाख रुपए पे करके वो अपने बच्चों को लाइफ टाइम अर्निंग वाला ये कोर्स सिखवाते भी हैं। एंड सरप्राइजिंगली इन तरीके के कोर्स वहां पर पिछले 2 या 3 महीनों से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से होते हुए चले आ रहे हैं, और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में इस गांव के लगभग 2000 लोगों पर पूरे ही भारत के अलग अलग हिस्सों में लगभग 8000 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। एंड सरप्राइजिंगली इन लोगों के लिंक्स प्रेजेंट डेट में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तमाम कोशिश करने के बावजूद भी वहां की पुलिस आज तक भी इन तरीके के कोर्सेज को खत्म नहीं कर पाई है। स्ट्रेंज बट ट्रू। जून 20, 2017 नॉर्वे के स्टारमस के एक आर्ट और साइंस फेस्टिवल में लेट फेमस कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने दुनिया के सामने यह बोला कि हमारी अर्थ अलग अलग तरीके के खतरों से घिरी हुई है, तो मैं अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकता हूं। शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई एलियन प्लेनेट हमारे प्लेनेट पर कोई सिग्नल को भेजेगा, लेकिन इसका जवाब देने के लिए हमारे पास कोई भी आंसर नहीं होगा। बेसिकली स्टीफन हॉकिंस लोगों को यह अवेयर करना चाहते थे कि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं और इस चीज से हमें थोड़ा सा डरना चाहिए, लेकिन शायद उन्हें यह बात नहीं पता होगी कि उनकी इस लाइन को बखूबी पूरे तरीके से प्रूफ करके दिखाएगी 19 अगस्त 2024 को भारत के पुणे में शूट की गई ये वीडियो क्लिप। एक्चुअली में गाइस इस वीडियो क्लिप में आप क्लियरली एक बेहद ही अजीब से ऑब्जेक्ट को हमारे देश भारत के आसमान में हवर करता हुआ देख सकते हैं, जिसे देखने के बाद बहुत से लोग इसे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी कहेंगे, तो बहुत से लोग इसको किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ स्पेसक्राफ्ट। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इंसिडेंट भारत में इस तरीके का पहला या आखिरी इंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं है। साल 1951 न्यू दिल्ली के फ्लाइंग क्लब के कुछ मेंबर्स ने ऑफिशियली इस रिपोर्ट को दर्ज कराया कि उन्होंने लगभग 100 फीट लंबे एक सिगार जैसे ऑब्जेक्ट को आसमान में उड़ते हुए देखा है। 27 सितंबर 2004 हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट ने ऑफिशियली इस रिपोर्ट को दर्ज कराया कि उन्होंने इंडियन बॉर्डर के पास एक बेहद ही अजीब से व्हाइट कलर के बड़े ऑब्जेक्ट को देखा है, जिसे उन सब ने नाम दिया स्नोमैन। हालांकि आगे चलकर इस बात को ठंडे बस्ते में यह कहकर डाल दिया गया कि मे बी बॉर्डर के पास ये कोई स्पाई बैलून हो सकता है, जिसके की बाद साल 2007, 2013 और 2015 में भी इंडिया के अलग अलग हिस्सों में ऑफिशियली ऐसी रिपोर्ट्स को दर्ज कराया गया जिसमें लोगों ने अपने घर, बिल्डिंग या फिर सिटी के ऊपर अजीब तरीके के ऑब्जेक्ट्स को हवर करते हुए देखा था। हालांकि यहां पर यह बात मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूं कि अभी अभी मैंने आपको जो रिपोर्ट्स दिखाई हैं एक्चुअली में उनकी क्वांटिटी ओरिजिनल लोगों ने जितने तरीके के ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं उनसे काफी ज्यादा कम है, क्योंकि गाइस यहां पर सिर्फ मैं ऑथेंटिक रिपोर्ट ही सामने ला सकता हूं जिसे ऑफिशियल लेवल पर जाकर लॉन्च कराया गया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी तक मैंने आपको जो जो रिपोर्ट्स बताई हैं उन सब में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट तो अभी बताना रह ही गई है। नवंबर 2023 भारत के इंफाल एयरपोर्ट के ऊपर अचानक से एक बेहद ही अजीब से ऑब्जेक्ट को हवर करते हुए देखा गया, और ये ऑब्जेक्ट अपने आप में इतना ज्यादा विजिबल था कि सिर्फ इसी की वजह से ही इस एयरपोर्ट की फ्लाइंग सर्विसेज को 3 घंटों तक बंद कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस ऑब्जेक्ट को पकड़ने और एग्जामिन करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 2 राफेल फाइटर जेट्स को भी भेजा गया, बट अनफॉर्चुनेटली घंटों की छानबीन करने के बावजूद भी हमारी इंडियन एयरफोर्स के हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिसके की कुछ ही दिनों के बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली सामने आकर यह भी बताया
बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इम्फाल एयरपोर्ट के आसमान में कुछ इस तरीके की चीजों को उन्होंने घूमते हुए रिपोर्ट किया है। वेल गाइस, अगर अब यहां तक भी आपको इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो इस डाउट को दूर करने के लिए हमें और आपको चलना पड़ेगा यूएसए। अगस्त 24 यूएसए के एक एक्स पेंटागन स्पाई ने ऑफिशियली दुनिया के सामने आकर एक वीडियो क्लिप में ये एक्सेप्ट किया कि यूएस गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे अजीब सी स्पेसक्राफ्ट और एलियन बॉडीज मौजूद हैं जिसे उन्होंने साल 1947 के रोजवेल क्रैश से हासिल किया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये आगे ये भी क्लेम करते हैं कि इसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने उन्हीं स्पेसक्राफ्ट से टेक्नोलॉजीज को सीखकर आगे आने वाले समय में अपने फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया। और ये इतना बड़ा क्लेम है जो अपने आप में शायद आगे आने वाले समय में लोगों के सामने एक ऐसी सच्चाई को लाकर रख दे जिसे शायद वो कभी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। गाइस, अगर आज से 20 से 30 साल पहले मैं आपको यह बोलता कि आगे आने वाले समय में हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में एआई रोबोट्स देखेंगे और लगभग हर एक सेक्टर में एआई का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो शायद मेजॉरिटी ऑफ पीपल उस समय इस बात पर बिलीव नहीं करते। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर मैं आपसे आज ये बोलूं कि आगे आने वाले समय में हमें किसी भी तरीके की अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई भी सर्जरी या फिर मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि उस समय पर हम खाएंगे माइक्रोबोट्स। तो शायद मेजॉरिटी ऑफ पीपल आज भी मेरी इस बात पर बिलीव नहीं करें, बट द फैक्ट इज दिस कि यही रियलिटी और हम इंसानों का फ्यूचर है। साल 2005 साइंटिस्ट के द्वारा कुछ ऐसे माइक्रोबोट्स को बनाकर तैयार किया गया जो कि इंसानी बॉडी के अंदर जाकर बेहद ही आसानी से बॉडी को अंदर से एग्जामिन कर सकते थे। इंटरेस्टिंगली ये एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा सफल रहा कि आगे चलकर साल 2010 में साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार मैग्नेटिक माइक्रोबोट्स को भी बनाकर तैयार कर लिया। बेसिकली ये इन तरीके के माइक्रोबोट्स थे जिन्हें बॉडी के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंट्रोल करके आसानी से घुमाया जा सकता था। लेकिन इन तरीके के माइक्रोबोट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इन तरीके के माइक्रोबोट्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरीके की बीमारी को हील नहीं किया जा सकता था, जिसका सॉल्यूशन निकालते हुए साल 2019 में यूएसए और इटली के रिसर्चर्स ने मिलकर एक ऐसे मैग्नेटिक माइक्रोबोट्स को भी बनाकर तैयार किया है जो कि किसी भी इंसानी बॉडी के एक पर्टिकुलर सेल के पास जाकर उस तक को इंजेक्ट करके उसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली साल 2019 से लेकर साल 2024 तक इन तरीके के मैग्नेटिक माइक्रोबोट्स ने चूहों के अंदर एक बेहद ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट को भी कंडक्ट किया है। एंड सरप्राइजिंगली इन माइक्रोबोट्स ने उन चूहों में कैंसर तक के लक्षणों को भी पूरे तरीके से ठीक कर डाला, जिसके चलते हुए ऑलरेडी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें ट्रायल बेसिस पर फर्स्ट फेज में रखकर उनके ऊपर इन्हीं तरीके के मैग्नेटिक माइक्रोबोट्स का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जो अभी तक 98% केसेस में पूरे तरीके से सक्सेसफुल भी रहा है। और अगर ये चीज आगे आने वाले समय में बढ़ती हुई चली गई तो वो दिन अब दूर नहीं जब हमें किसी भी तरीके की बड़ी से बड़ी बीमारी या फिर इंटरनल इंजरी ठीक करने के लिए कोई भी मेडिसिन या फिर सर्जरी नहीं, बल्कि कुछ इस तरीके के छोटे छोटे मैग्नेटिक माइक्रोबोट्स ही खाने पड़ेंगे। गाइस, क्या आपको पता है कि पिछले एक ही महीने में हमारे देश के लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोगों को साइबर सेल के द्वारा रिलीज किया गया ये नोटिस मिल रहा है, जिसमें आप आसानी से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के सीईओ मिस्टर राजीव कुमार के नाम, उनके ऑफिशियल सिग्नेचर और यहां तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल स्टैंप्स तक को भी देख सकते हैं। अब इंटरेस्टिंगली इस तरीके के नोटिस के अंदर किसी भी इंसान के ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस को लगाया जाता है, जस्ट लाइक कि वो कुछ ऐसी वेबसाइट्स को रन करते हैं जो कि इंडिया में करना पूरे ही तरीके से इलीगल है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अंदर तो एक आम आदमी पर ऐसे ऐसे एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं जो कि ऑनेस्टली ओपन अप होकर मैं इस वीडियो के अंदर बोल भी नहीं सकता। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि फिर आखिर इंडिया में अब अचानक से इन तरीके की चीजें बढ़ना ही क्यों शुरू हो गई? वेल गाइस, इसके पीछे का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आंसर ये है कि ये लेटर जो आपको देखने में पूरी तरीके से रियल लग रहा है वो पूरा का पूरा फर्जी है। एक्चुअली गाइस, हमारे देश के कुछ गलत लोग इन तरीके के लेटर्स को आम लोगों तक पहुंचाकर डरा धमकाकर उनकी बैंक डिटेल्स को हासिल कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो लोग इतने बड़े बड़े एलिगेशंस को भी लगाते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी डर के मारे गलत तरीके से इन लोगों को पैसे ट्रांसफर कर देता है। और ये चीज कितने बड़े स्केल पर रिसेंटली हमारी कंट्री में बढ़ रही है, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इसके बारे में अवेयर करने के लिए खुद हमारी होम मिनिस्ट्री को ऑफिशियली पोस्ट करके लोगों को यह बताना पड़ा है कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आने वाली कोई भी साइबर सिक्योरिटी साइबर सेल इन तरीके के नोटिस को इशू नहीं कर रहा है। तो गाइस, रिसेंटली अगर आपके पास या आपके किसी भी रिलेटिव के पास इस तरीके का कोई भी नोटिस आया हो तो इन लोगों को पैसे ट्रांसफर करने की बजाय इसकी कंप्लेंट पास के पुलिस स्टेशन में करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरीके के स्कैम को हम इंडिया में
होने से रोक सकें। अगस्त 18, 2024 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और द टेलीग्राफ ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के बाद पूरे भारत को यह पता चला कि 27 जून 2024 से लेकर 16 अगस्त 2024 के बीच ही 51 टाइम्स सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही बादल फटने की घटनाओं को दर्ज किया गया है। एंड इंटरेस्टिंगली अगर बात हिमाचल प्रदेश से हटाकर पूरे देश भारत की जाए तो ये आंकड़ा हजारों में पहुंच जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में हमारा क्लाइमेट कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है कि इन तरीके की घटनाएं स्टेबल या फिर कम होने की बजाय भारत के बहुत से हिस्सों में बढ़ती हुई चली जा रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअल बेसिस पर बादल फटना जिसे कहा जाता है उस इंसिडेंट में एक बादल कभी फटता ही नहीं है। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि फिर आखिर बादल फटना होता ही क्या है और ये फिनोमेना जनरेट होता ही कैसे है। एक्चुअली गाइस जब एक 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 100 मिलीमीटर पर आवर या फिर इससे भी ज्यादा रेट पर बारिश होती है तो इस हैवी रेनफॉल को हम क्लाउड बर्स्ट या फिर बादल फटना कहते हैं। यानी कि बारिश इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि लोगों को वाकई ऐसा लगता है कि एक बादल फट गया है, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड इंटरेस्टिंगली ये फिनोमेना आपको उन कंट्रीज की उन जगहों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर प्रैक्टिकल बेसिस पर ज्यादा पहाड़ियां मौजूद होती हैं। एक्चुअली गाइस इस फिनोमेना में जब मॉइस्चर रिच मानसूनी विंड्स माउंटेन के ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं तो वो एकदम से ही ठंडी हो जाती हैं, जिससे इस प्रोसेस में एक वर्टिकल कॉलम ऑफ क्लाउड्स बनते हैं जिसको कि कुमुलोनिम्बस के नाम से जाना जाता है और इनसे होने वाली हैवी रेनफॉल को ओरोग्राफिक रेन कहा जाता है। अब क्योंकि ये फिनोमेना पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है इसलिए इन तरीके की चीजें हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल में ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि ये एरियाज हिमालय की माउंटेन रेंज या फिर नैरो वैली से घिरे हुए हैं। एंड लास्टली इंडिया में इन तरीके की चीजों का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हमारे क्लाइमेट का हद से ज्यादा गर्म होते हुए चले जाना है, जो कि अब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बैकफायर करके हम इंसानों का ही पत्ता इस दुनिया से काटकर हमें ही ठंडा करने पर तोला हुआ है। लेकिन फायदा क्या, क्योंकि हम में से बहुत से लोग तो आज भी इस चीज से ना ही कुछ सीखेंगे और ना ही खुद को बदलेंगे। सैड गाइज नॉर्मली जब भी हम किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जाते हैं तो हमसे अलग अलग तरीके के बहुत से फॉर्म्स पर सिग्नेचर को कराया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रिसेंट टाइम में स्विट्जरलैंड और बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में अब पेशेंट से एक ऐसे भी फॉर्म के ऊपर साइन कराया जा रहा है जिसके बारे में सुनने के बाद आप भी दंग जरूर हो जाएंगे। एक्चुअली गाइज इस फॉर्म में यह लिखा होता है कि अगर बाई चांस इलाज के दौरान पेशेंट इस दुनिया को अलविदा कह गया तो वो अपनी मर्जी से ही अपने डीएनए को अलग अलग तरीके के डेटा स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या फिर मोबाइल फोन में इस्तेमाल करने के लिए डोनेट कर देगा। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि फिर आखिर हम इंसानों की डीएनए का इस्तेमाल प्रेजेंट डेट में इन तरीके की डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हो ही क्यों रहा है और कैसे आगे आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी हम इंसानों के फ्यूचर को कैसे बदल सकती है। एक्चुअली गाइज अभी हम जितनी भी डेटा स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं उन सभी के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो एक लिमिट के बाद जाकर डेटा को स्टोर नहीं कर सकती। साथ ही साथ आप चाहे कितनी भी कॉस्टली डिवाइसेस को खरीद लीजिए, एक टाइम के बाद उसमें पड़ा हुआ डेटा करप्ट हो ही जाएगा। लेकिन वहीं पर ही अगर इन तरीके की डिवाइसेस में ह्यूमन डीएनए का इस्तेमाल किया जाने लगे तो इससे ना सिर्फ हम एक छोटी सी डिवाइस में लगभग इनफाइनाइट डेटा को स्टोर कर पाएंगे बल्कि इन तरीके की डिवाइसेस पूरी जिंदगी कभी खराब भी नहीं होंगी। अब आखिर ये मिरेकल होगा कैसे, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसेक्ट, एनिमल या फिर लिविंग थिंग के अंदर डीएनए तो मौजूद होता ही है, लेकिन उन सभी डीएनए में से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स डीएनए हम इंसानों का है। बेसिकली हम इंसानों का डीएनए कुछ इस तरीके का स्पाइरल शेप का होता है जिसके की अंदर बेसिकली 4 अलग अलग तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिन्हें एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन के नाम से जाना जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि चारों ही न्यूक्लियोसाइड्स हमारे डीएनए में इस तरीके से मर्ज होते हैं कि ये सिर्फ अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के चलते हुए ही बहुत बड़ी क्वांटिटी में डेटा को स्टोर करते हैं। अब अगर किसी भी केस में एक इंसानी डीएनए को ऑल्टर करके इन न्यूक्लियोटाइड्स को बाइनरी नंबर 0 या फिर 1 में कन्वर्ट कर दिया जाए तो यही डीएनए बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमारे डेटा जैसे कि फोटोज, वीडियोस या फिर मूवीज को भी बेहद आसानी से स्टोर कर सकते हैं, या यूं कहूं कि ऑलरेडी करना भी शुरू कर चुके हैं। साल 2020 स्विट्जरलैंड के ETH ज्यूरिक इंस्टीट्यूट ने सबसे पहली बार दुनिया को यह बताया कि उन्होंने एक ऐसी टेक्निक को डेवलप कर लिया है जिसके थ्रू वो बेहद ही आसानी से ह्यूमन
डीएनए का इस्तेमाल करते हुए डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली जब इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया गया तो साल 2024 में रिसर्चर्स को यह पता चला कि अगर वो सिर्फ 1 ग्राम ही ह्यूमन डीएनए का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसमें 455 एक्साबाइट्स डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब इसको इजी करने के लिए मैं आपको यह बता दूं कि एक एक्साबाइट में लगभग 1 बिलियन गीगाबाइट जितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी कि क्लियरली आप इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट्स को देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जितनी भी फोटोज या फिर वीडियोस मौजूद हैं, उतने डेटा को आप सिर्फ 1 ग्राम ह्यूमन डीएनए के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं। अब इस केस में जैसे ही ह्यूमन डीएनए का इस्तेमाल अलग अलग तरीके की डेटा स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि पेन ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव्स के अंदर होना शुरू हुआ, वैज्ञानिकों को यह भी पता चला कि इन तरीके से बनी हुई डिवाइसेस एक तरीके से लाइफ लॉन्ग काम भी करती हैं, जिससे एक ही झटके में ना सिर्फ हमारी डेटा स्टोरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हुई बल्कि एक टाइम के बाद हमारा डेटा करप्ट कर जाएगा, ये प्रॉब्लम भी काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इतनी बड़ी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद अब रिसेंट टाइम में स्विट्जरलैंड और बहुत सी अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर ह्यूमन डीएनए का इस्तेमाल करना भी ऑलमोस्ट स्लो पेस में शुरू किया जा चुका है। हालांकि क्योंकि अब ये टेस्टिंग फेज में है तो अभी इन तरीके की डिवाइसेस को सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटीज या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज को ही सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन ये चीज सिर्फ 3 से 4 महीने में अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी का अगला टारगेट पूरी दुनिया में मौजूद स्मार्टफोन के डेटा को बढ़ाना होगा, क्योंकि रिसेंट टाइम में हम इंसान अपने मोबाइल में एज कंपेयर टू अदर इक्विपमेंट्स ज्यादा डेटा को स्टोर करते हैं, और इस केस में अगर फोन की कैपेसिटी हमने इनफाइनाइट करके उसको इमॉर्टल बना दिया तो नो डाउट ये टेक्नोलॉजी एक ही झटके में हम इंसानों की जिंदगी को बदल कर रख देगी। हालांकि पूरी दुनिया के बहुत से एक्सपर्ट्स ऑलरेडी इस बात को एडमिट भी कर चुके हैं कि वो इन तरीके की डिवाइसेस का इस्तेमाल स्मार्टफोन के अंदर ऑलरेडी करना भी शुरू कर चुके हैं। तो मे बी आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर इंडियन मार्केट में भी आपको बहुत से ऐसे स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे जिनके जब स्पेसिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो उसमें डेटा स्टोरेज डिवाइस किसी और चीज से नहीं बल्कि ह्यूमन डीएनए का इस्तेमाल करते हुए ही बनाई गई होगी। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दिल खोलकर इसको लाइक कीजिएगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं और इन तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज आपके लिए फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। जय हिंद।